अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुज़ाकरात के हवाले से बयानिया है, हम कई दिनों से उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक अमेलगमेट की है नाज़रीन बात, और वो ये है कि ये कितनी दफ़ा ये तब्दील हुआ है, इसमें रद्दोबदल आया और अब बिल आखिर हुकूमत से बात करने को आमादा पहली बार पीटीआई हुई है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से, सिटिंग गवर्नमेंट से ये पहली मरतबा है कि पीटीआई ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। इससे पहले जितनी भी कमिटीज़ बनी हैं या जितने भी मुज़ाकरात की पेशकश हुई हैं, अव्वल तो वो किसी भी सियासी जमात से पहले तो थी नहीं, और इससे पहले जो एक और कमेटी बनाई थी, ये जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने से भी पहले की बात है, ये वो भी जो बात थी वो गवर्नमेंट से नहीं थी। 3 पार्टीज का कैटेगोरिकली कहकर कहा गया था कि इनसे तो हमने किसी सूरत बात नहीं करनी। उनमें शामिल थी PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM, और कहा यह गया था इनके अलावा किसी और से अगर बात करनी है तो बहरहाल वो हो जाए। तो गोया ये पहली मरतबा हुआ कि पीटीआई ने आमादगी का इजहार किया है हुकूमत से बात करने के हवाले से। शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट तो किया है कि हमने तो पहले भी कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा 3 रुकनी कमेटी हमने बनाई थी। उसका हाल अहवाल नाजरीन आज हम आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत बताएंगे कि वो कमेटी कब बनी थी और उसको क्या मैंडेट दिया गया था। ये बात दिस इज अगेंस्ट द फैक्ट, ये बात ये हकीकत से पे मबनी नहीं है कि अगर ये कहा जाता है कि हमने पहले भी कमेटी बनाई थी, क्योंकि उस कमेटी को भी जो मैंडेट दिया था वो हुकूमती जमातों से बात करने का नहीं था। खैर बिल आखिर अब हुकूमत से बात करने को पीटीआई आमादा हो गई है, और हुकूमत ने भी उनकी आमादगी के ऊपर अपनी रजामंदी दिखाई है कि हम भी बात करने को तैयार हैं। प्रॉब्लम यह है कि बात शुरू कौन करेगा? हुकूमत कह रहे हैं कि ये बात शुरू करें, वो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे बात करें, हम इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में ही कहीं ट्रेन ना निकल जाए। किसकी ट्रेन ना निकल जाए? पीटीआई की ट्रेन निकलने लगी है या हुकूमत की ट्रेन निकलने लगी है? ये भी एक ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर भी जो ख़तरा मंडला रहा है उसका हमने बहरहाल कल भी प्रोग्राम में तस्करा किया, और आज वो तस्करा दोबारा भी हम करेंगे। क्योंकि एक तो जो बिलावल साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, ये बातें JUI की तरफ से भी पहले बताई गई थी कि ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, इस बारे में ख़बरदार रहें। और नबील कबूल साहब ने उनकी अपनी पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा कि यही असेंबली भी बिलावल साहब को आप देखिएगा कि यही PMLN उनको बाकायदा हार पहनाएगी और उनको वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। फिर MQM ने भी कल अल्टीमेटम दे दिया है कि हम किसी भी वक्त इल्हाक छोड़कर जा सकते हैं। हो क्या रहा है? क्या ये जो ट्रेन निकलने वाली बात हम कर रहे हैं या अर्ज कर रहे हैं, ये सिर्फ पीटीआई पर लागू होती है? क्योंकि अगर जाहिर है पीटीआई के लिए ट्रेन निकल गई तो मिलिट्री ट्रायल और बहुत सारी मजीद मुश्किलात, फैज़ हमीद साहब की चार्जशीट, ये मजीद मुश्किलात पीटीआई के लिए बिल्कुल उनको आंखें दिखा रही हैं। लेकिन PMLN के हवाले से भी नाजरीन उनको भी मुश्किलात आंखें दिखा रही हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। फैसल वाडा साहब बार बार कह चुके हैं कि इस वक्त सबसे अहल जो कोई लीडर उनको मुल्क में नज़र आ रहा है वो बिलावल साहब हैं। क्या उनकी बात भी कुछ बातों की तरफ इशारा कर रही है? हम आपको वही नाजरीन पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश और कमिटीज़ की, इसके हवाले से बाकायदा ऑर्डर के तहत, तरतीब के तहत दिखाते चलते हैं कि कब कब कमेटी बनी और उस कमेटी को क्या क्या मैंडेट दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात करने या ना करने के हवाले से मुसलसल बदलते बयानिए ने नया मोड़ लिया है, और ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत से बाज़ाब्ता बातचीत करने को पीटीआई मान गई है। बानी पीटीआई के दरीना मौक़िफ़ था कि हम कठपुतली गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, जिसके पास ताकत है उससे बात होगी। बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पहली कमेटी नाजरीन मई 2024 को बनाई गई, जिसमें ये 3 रुकन मौजूद थे, यानी कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज। और कहा गया कि ये कमेटी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के अलावा बाकी सब जमातों से मुज़ाकरात करेगी। लेकिन रवा साल 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DJ ISPR का कहना था कि कोई सियासी टोला अपनी फौज पर हमला आवर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा करे, फौज के शोहदा की तज़हीक करे तो उससे कोई बात नहीं होगी। यानी एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हो गई थी। और बानी पीटीआई की जानिब से दूसरी कमेटी जुलाई 2024 में महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में बनाई गई। बानी पीटीआई ने कहा कि हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, फौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। फिर ये नाजरीन, ये जो दूसरी कमेटी थी, इसको तो मैंडेट ही नहीं था पॉलिटिकल पार्टी से बात करने का, इसका मैंडेट ही था सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का। बानी पीटीआई से जब सवाल किया गया कि अगर वहाँ से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे, इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के बाद बानी पीटीआई ने कहा कि मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड नाजरीन ये मजीद है कि 22 अगस्त को खान साहब ने उनको कहा गया कि जलसा मौखर करें, और बिल्कुल उन्होंने कहने पर मौखर किया। लेकिन जब 8 सितंबर को वो जलसा हुआ तो उन पे रुकावटों का सामना हुआ।
इजाजत के बावजूद, जिसकी वजह से बदमजगी आई और जिसकी वजह से पीटीआई के भी रहनुमाओं ने 8 सितंबर के जलसे में कई ऐसी बयानात उन्होंने दिए जो कि काफ़ी संगीन नौयत के थे। उसके बाद से मामलात ख़राब हुए और बाकायदा कहकर पीटीआई के बानी ने, खान साहब ने, इस्टेब्लिशमेंट से भी और किसी से भी मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। फिर आते हैं 24 नवंबर पर। 24 नवंबर एहतजाज से पहले बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ज़राए ने इस बात की सख्ती से तरदीद की। हुकूमत की तरफ से कई मरतबा पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर भी कहा कि अगर इनके बानी को जेल में कुछ मुश्किलात हैं, आएँ बैठकर मामलात को तय करें, मगर हर मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया। 25 नवंबर को भी हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर की, जिसकी तस्दीक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की थी। यानी कि एहतजाज के दौरान नाजरीन ये तमाम चीज़ हुई थी। पीटीआई को मुख्तस मकाम पर धरना करने की पेशकश की गई। यह संगजानी मुज़ाकरात के 2 दौर हुए जो नतीजा खेज साबित ना हुए। अली अमीन गंडापुर ने भी तस्लीम किया कि हुकूमत कहती है कि हमसे मुज़ाकरात करो, लेकिन हम कहते हैं तुम तो हुकूमत ही नहीं हो, आपसे क्या मुज़ाकरात करें। बाद अज़ां सिर्फ ताकतवर हलकों से बात करने की जिद बानी पीटीआई इससे पीछे हटे और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। और अब नाजरीन जो ये 7 रुकनी कमेटी है ये अब हमारे सामने मौजूद है, जो जिससे एज वी स्पीक हम मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं और मुतालबात ना मानने की सूरत में सिविल नाफरमानी की भी कॉल है। चेयरमैन अब नाजरीन अब जो बयानात हैं उनमें बहुत फ़र्क है और अब काफ़ी बहुत हद तक आप समझे पीटीआई पेश है कि हमसे मुज़ाकरात आप प्लीज़ शुरू करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक है, इसी से मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी लेकिन सिर्फ मुतालबात रखे हैं। फिर पीटीआई रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी कहा कि इंसान हो या हम फरिश्ते सबसे मुज़ाकरात करेंगे। सलमान अकरम राजा भी कहते हुए नजर आए कि हम किसी के साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने भी फरमाया कि तमाम मुक़्तदर हलकों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। फिर नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि पीटीआई के अचानक मुज़ाकरात की बात लोग हैरान रह गए इस पर और वो लोग स्पीकर असेंबली के पास आकर चाय बिस्किट खाकर चले जाते हैं। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को तज़हीक का निशाना बनाया और हमारी कमज़ोरी समझा। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन बातचीत का पैगाम उन्होंने नहीं दिया। वही नाजरीन बात है कि पहले आप में ये दोनों लगे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी कहा कि पीटीआई से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि हम कभी दरवाजे हमने बंद नहीं किए लेकिन सिविल नाफरमानी की कॉल की तलवार ये लटकाकर मुज़ाकरात नहीं होते। और महमूद खान अचकज़ई भी नाज़रीन पीटीआई को कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसे मौखर करें, उससे अपील की है कि इन चीज़ों से गुरेज किया जाए। और वज़ीर आला गंडापुर साहब ने भी कहा कि सिविल नाफरमानी पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये भी नाज़रीन एक बड़ा अहम आज का बयान है क्योंकि इससे पहले तो कह रहे थे कि क्लैरिटी आ गई है और क्लैरिटी आने पर ही सिविल नाफरमानी की जाएगी, जिसका ऐलान खुद बानी पीटीआई करेंगे। फौरी तौर पर नाज़रीन अपने मौजूद शुरा का रुख करते हैं और पूछते हैं कि ये किसकी ट्रेन निकलने का खदशा ज़्यादा है और ये पहले आप के चक्कर में दोनों कहीं रह तो नहीं जाएंगे, ये सवाल भी उठाते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, मेंबर कौमी असेंबली एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिज पार्टी एज वेल। वेरी वार्म वेलकम आपको बिलाल साहब, खुश आमदीद। नासिर हुसैन शाह साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट सूबाई वजीर हैं सिंध के बराए तवानाई और तमाम मामले पे अपनी पार्टी का बुलंदोबांग मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद शाह साहब। तैमूर झगड़ा साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, फॉर्मर मिनिस्टर इन द केपी फॉर फाइनेंस एंड हेल्थ और तमाम तर मामले पे अपनी जमात का हमेशा से निडर मौक़िफ़ आप रखते आए हैं। आपको बहुत खुश आमदीद तैमूर साहब। बिलाल कियानी साहब आपसे बात की शुरुआत करती हूँ। ये पहले आपकी ट्रेन निकलने का ख़तरा है, आप कर लेना बात इनसे, अगर आप लोग तैयार भी हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है, आप लोग इनिशिएट करें, ओनस गवर्नमेंट पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो ना आपने सारा इंट्रो में जो सारा हवाला दिया ना इसकी डेवलपमेंट्स का पिछले महीनों में, इसमें एक चीज़ रह गई जो कि गुज़िश्ता रोज़ CM KP के बयानात हैं। गोली चलाने वाले नहीं, उन्होंने कहा जी हम मुसल्ला होके अब आएंगे, फिर देखते हैं कौन भागेगा। पहली बात तो ये कि पहले भी आप मुसल्ला होके आए थे और आज आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और आप दूसरी तरफ फिर से चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस हो। अब मैं फिर से वो अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता, फिर कहा जाता है कि आप CM KP के साथ बदमाश का लफ्ज़ मंसूब कर रहे हैं। तो देखिए अब ये इस तरीके का अगर आपका रवैया होगा कि आप कहेंगे जी आए जी हम पिस्तौलें लेके आएंगे, हम बंदूकें आके देखते हैं क्या होता है, आप कौन से मुज़ाकरात की बात करें और आप कौन से ज़िम्मेदाराना रवैये के मुज़ाहरा करें जो कि किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को या किसी भी इस तरह के मनसब के शख्स को ज़ेब देता है।
तो देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो इनकी डीएनए में ये चीज़ नहीं है। एक तारीख है इमरान खान की गैर सियासी गैर जमहूरी रवैये की। आपको याद होगा 2023 में भी एक दफ़ा हमारी जमात इनके साथ इलेक्शंस के लिए बैठी थी, ये उठ गए थे। पिछले 6-8 माह से जब भी बात हुई कि हम कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है, दीगर जमातें कहती हैं, हम सियासी जमहूरी जमातें हैं, हम बातचीत के लिए हर वक्त दरवाजे खुले होते हैं। अगर आपने कौमी इश्यूज़ पर बात करनी है, कहते जी हम बात करेंगे तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। अब भी एक तरफ इनकी कोई बात आती है, इस कमेटी के ऐलान के बाद भी 2-3 दिन कबल इमरान खान साहब की अडियाला जेल में जब सहाफ़ियों से बात हुई है तो सुना है वहाँ पे वो सरजनिश करते हुए नजर आए अपने लोगों की कि आप क्या बाहर गुडी बातें कर रहे हैं। तो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब का रवैया वही है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जुबान इस्तेमाल की और जो उन्होंने संजानी के जलसे पे भी की थी, जहाँ पे उन्होंने आइन को गालियाँ निकाली, ख़वातीन को निकाली, सहाफ़ियों को निकाली, अफवाज पाकिस्तान को निकाली। हकीकतन पीटीआई इमरान खान यही हैं। और दूसरी बात यह है कि चलें इस मफरूज़े को अगर हम मान भी लें कि आप वाकई हकीकतन किसी मुज़ाकरात के लिए सीरियस हैं और आपका कल इसके ऊपर यूटर्न नहीं होगा या आपकी अपनी जमात से खड़ा होकर बुशरा बीबी या अलीमा खान साहिबा या कोई और शख्स खड़े होकर इसकी नफ़ी नहीं करेगा इमरान खान साहब की सरजनिश के अलावा, तो हमें आप बताइए तो सही, आप हुकूमत को अप्रोच करें, आप बताएं आप किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। क्योंकि अगर तो आप बात करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को 9 मई के जराइम में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने क्या बताया तो है, उन्होंने कहा आप अप्रोच करें। नहीं देखिए, टॉक शो ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता। आप हुकूमत को अप्रोच करें, आप बताएं आप किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। और अभी भी मैं फ्रैंकली कम से कम मैंने कोई वाज़े ऑफिशियल मौक़िफ़ इनका नहीं देखा कि किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा रिहाई के लिए हम बात करना चाहते हैं, ये हमारे मुतालबात हैं कि रिहाई करें, हमारे जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, 26 नवंबर पे भी कमीशन बनाएं, 9 मई पे कमीशन बनाएं। फिर तो देखिए ना, बात तो वही इवेंचुअली इनका हकीकतन मामला वही है कि जी इमरान खान को रिहा करो, 190 मिलियन पाउंड में सजा नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे डे लाइट रॉबरी उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए की, अवाम का पैसा चोरी किया, और दूसरा 9 मई के जराइम में ना हो। तो ये तो नहीं हो सकेगा। अगर आप कौमी इशूज़ पे बात करना चाहते हैं तो आप करें। और मेरा ख्याल कौमी इशूज़ क्या होते हैं आपके लिए? कौमी इशूज़ होते हैं इलेक्शंस की लेजिटिमेसी नहीं है, ये कौमी इशू नहीं है। नहीं देखिए, आप उसके ऊपर आप बिल्कुल हम देखिए, आज साबित शुदा 2018 के अंदर RTS डाउन इलेक्शन हुआ, ये बिसाखियों पे आए, बिसाखियों पे उन्होंने उससे पहले ऑपोजिशन की। हम जानते थे कि हमसे इलेक्शन चोरी किया गया, हम जानते थे कि भोंडे केसेस में हमारी क़यादत को जेल में डाला गया है, मगर उसके बावजूद हम पार्लियामेंट्री प्रोसेस में गए, हम जुडिशल प्रोसेस में गए, और उस वक्त भी मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बालाकोट के हमले के बाद, आपको याद होगा एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, शहबाज शरीफ साहब ने इन सब हकायक के बावजूद, हकीकतों के बावजूद, ऑपोजिशन लीडर होते हुए प्रोडक्शन ऑर्डर पे आके वो अपनी उस मीटिंग पे सिक्योरिटी ब्रीफिंग पे गए थे, मगर इमरान खान नहीं गया था, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि जी ये मेरी अना इजाजत नहीं देती कि मैं शहबाज शरीफ के साथ एक कमरे में हूं। इस चीज के बावजूद कि मैं एक चोरी शुदा इलेक्शन के सर पे RTS डाउन पे बैठा हूं यहाँ पे, इस चीज के बावजूद कि मैंने अपने सियासी अपोनेंट्स को जेल में डाला हुआ है, गैर कानूनी तरीके से डाला हुआ है। तो देखिए, बात यह है कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शंस के हवाले से, चीज़ों उसके हवाले से आपके पास कानूनी तरीक़ेकार मौजूद हैं, मगर ये नहीं हो सकता। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आज बात हो रही है ना जी मुज़ाकरात की, ये हकीकतन यही है कि जब सारी ज़ोर ज़बरदस्ती फेल हो गई है, जब कफन बांध कर आके गरीब लोगों के बच्चों को उकसा के आगे करके खुद गाड़ी में बैठ के भाग जाने वाले लोग, जब सारी जोर ज़बरदस्ती बार बार आपके हर तीसरे हफ्ते वाला हमला फेल हो गया, तो अब ये पाँव पड़ने वाली बात है। और यही इनका वतीरा रहा है। पहले गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब वो फेल हो गया था तो पाँव पड़ जाते हैं। देखिए, PMLN तैयार है। अगर आप बात करना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, मईशत के ऊपर आपका अपोजिशन में एक किरदार है और आपकी एक हैसियत, और उसमें आपके साथ उस चीज़ से बात करना हमारा फ़र्ज़ है। उस पर कोई चीज़ आपने बात करनी है, करें। खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है, मुल्क के अंदर जो एक दहशत गर्दी का एक चैलेंज है, उसके ऊपर आप बातचीत करना चाहते हैं एज द ऑपोजिशन पार्टी एंड एज पीपी गवर्नमेंट। नहीं, आप कौमी इशूज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, आप आए, हम बिल्कुल जी, ये हमारा। लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी बात, जैसे अभी कहा। आई थिंक दिस इज अ कैटेगोरिकल नैरेटिव कि जी हम यहाँ से बात शुरू नहीं करेंगे कि खान साहब को रिहा करें, क्योंकि वो एक NRO या उसके मुतरादिफ देखा जा रहा है। लेकिन शाह साहब, आपको मैं फैसल वाडा साहब की बात सुनवाती हूँ। हुकूमती हलकों में बिलखुसूस चलें, PMLN कह देती हूँ, वो लोग चीज़ को तशवीश के तौर पर देख रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि हम तो किसी के चाय भी पी लें किसी के यहाँ तो हम उनके मशकूर रहते हैं। वाडा साहब हमारे वोट लेके भी हमारे नहीं हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी से बहरहाल खासे करीब हैं, और वो बिलावल साहब के हवाले से मुसलसल एक तारीफ और एक बहुत उनको एक रिकॉग्नाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इन अल्फाज में सुनिएगा प्लीज। बिलावल साहब पढ़ा लिखा आदमी है, तो मैं कैसे कहूँ वो जाहिल है। अगर वो सोबर है तो मैं उसको कैसे कहूँ वो एक्टर है। अगर उसने शाद पे अपने घर में अपनी वालदा की, अपने दोनों मामुओं की, अपने नाना की, 14 साल अपने वालिद की कैद देखी है, और उसकी मैच्योरिटी हम सब बड़े बड़े जीरक सियासतदानों से ज्यादा है, क्योंकि उसने लाशें, कफन,
शहादतें अपने घर में देखी हैं। जी शाह साहब, बिलावल साहब के हवाले से वो फरमा रहे हैं, जाहिर है आप उनकी पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, आप फरमाएंगे कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ तनकीद के निश्तर मरियम नवाज साहिबा पे भी उसी तरह से बरसा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा वो तो अंग्रेजी में पैराग्राफ एक नहीं लिख सकती, तो इस वजह से काफी फीलर्स ले रही है PMLN की ये क्या वजह है? हमारे वोट लेकर वो हमारे नहीं है, लेकिन बिलावल साहब के हवाले से वो मुसलसल मुतारिफ हैं उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जो अभी आपने कुछ बातें सुनवाई फैसल वाडा साहब की, उसमें तो उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही। उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं और मैं इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रही दूसरी बात, जो हमारे एक PMLN के किसी हमारे मोहतरम दोस्त ने कहा कि वो उनके वोट लेके आए हैं, तो यहाँ जिसमें वो सेनेटर हुए हैं उसमें तो PMLN का कोई वोट नहीं था। उसमें तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वोट उनको ज़रूर मिले और कुछ दूसरे वोट उनको मिले। जो उन्होंने हमारी काबिल एहतराम बहन मरियम साहिबा के लिए अगर कुछ कहा है जो मैंने सुना नहीं है, आपने अभी बताया जी, बात है, तो ये उनका अपना मौक़िफ़ होता है, मैं इस बात की तायद नहीं करता। लेकिन जो पहले जो कुछ उन्होंने कहा उसमें तो कोई हकीकत नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक और बात जो हर जगह पे कही जा रही है, या मे बी आप भी वो क्वेश्चन बाद में कर लें कि जी क्या कोई ऐसा इम्कान है कि जो वो कह रहे हैं चेयरमैन हमारे जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़रूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन 2029 के इलेक्शन के बाद। अभी कोई भी इस तरह की कोई चेंज या कोई इस तरह का जो है कोई सिलसिला नहीं है, ना ही हमारी पार्टी की कोई पॉलिसी है। तो दूसरी इसी से रिलेटेड बात कि 2029 तक सबको इंतज़ार करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो हमारे PTI के दोस्त हैं। देखें, पेशेंस होने चाहिए, पॉलिटिक्स में पेशेंस होते हैं। ये जिस तरह अभी हमारे मोहतरम भाई आपको बता रहे थे कि 2018 में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप 2013 से ले लें, जो RO इलेक्शंस था जिसमें हमें बहुत कम सीटें दी गईं, फिर 2018 में PTI को RTS के ज़रिए और दीगर जो लोग थे पीपल्स पार्टी के हों या PMLN के हों, उनको नाअहल करार दे दिया गया। मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल करार दिया। हमारे 15 कैंडिडेट जो थे उनको नाअहल करार दे दिया गया। लोग जेलों में थे, वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं हमारे और जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद PTI को सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दिलाई जा सकी थी उस वक्त। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ और फिर इनकी खैर से कारकर्दगी ये रही कि इनके दौरे हुकूमत में 23 के करीब बाई इलेक्शंस हुए, 19 इन्होंने हारे हैं, जिनमें इनकी अपनी सीटें भी थीं, जिसमें कराची की सीटें भी थीं, दीगर भी थीं, जो 18 में इनको जितवाई गई थीं। तो ये इश्यूज हैं। आपको याद होगा 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बीबी शहीद जिंदा थीं, पूरे मुल्क में सिर्फ 18 सीटें मिली थीं, जिस पे हमें एहतजाज था, हमने उस पर बहुत ज़्यादा हमारी रिजर्वेशंस थीं, लेकिन बीबी उस प्रोसेस में शामिल रहीं। यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि PTI के दोस्तों के लिए इश्यूज होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम्स हुई ये जो इलेक्शन थे हालिया, लेकिन अब उसका हल क्या है? उसका हल ये नहीं है जो आए दिन इस्लामाबाद पर हमला हो जाता है, ये धरने, एहतजाज, रैलियाँ जो पुरतशद्दुद है। कोई एक इवेंट बता दें, कोई एक मूव बता दें PTI की जो पुरतशद्दुद ना हो, जिसमें शिद्दत पसंदी ना हो, बदतमीजी ना हो, इंतहा पसंदी ना हो। शाह साहब, मैं एक इजाजत आपसे अर्ज करना चाहती हूँ। जी कायरा साहब गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में थे, बसद एहतराम आपसे ये अर्ज है, उन्होंने तो कहा कि गवर्नमेंट भी, बल्कि आई रिकॉल झगड़ा साहब भी हमारे उस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे, साथ ही थे कायरा साहब के बैठे, तो इसलिए मैं ये बात उनकी एक सुनाना चाहती हूँ आपको। उन्होंने तो कहा कि हुकूमत भी झूठ बोल रही है। ये जो 24 नवंबर और आफ्टर मैच ये एहतजाज के हवाले से जो हुकूमत कहती है ना कि ये सारी शरपसंदी इन्होंने की, हमारी तरफ से कभी भी ताकत का या ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन वो साफ ये कह रहे थे कि हुकूमत भी झूठ बोल रही है। मैं थोड़ा सुनाना चाहती हूँ आपको, आपका क्या ख्याल है? हुकूमत इसमें आपको लगता है झूठ बोल रही है, गलत बयानी कर रही है? आपका भी ये व्यू है जैसे कायरा साहब फरमा रहे हैं, वो ये फरमा रहे हैं?
एक तरफ से बहुत बुलंद बांग दावे मैंने जैसे अर्ज किया कि सैकड़ों से चलते चलते 12 पे खड़े हुए, वहां से भी झूठ के पुलंदे आ रहे हैं और दूसरी तरफ से भी टोटल डिनाई, वो भी झूठ पे मबनी पुलंदे हैं। लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा। हुकूमत की तरफ से भी आप कह रहे हैं, उनको भी आपने कहा है झूठ के पलंदे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। झूठ के पलंदे कहकर शाह साहब उन्होंने मुखातिब किया था कायरा साहब ने कि हुकूमत भी 24 के एहतजाज के हवाले से झूठ के पलंदे उनकी तरफ से आ रहे हैं। देखें, उन्होंने जो बात की वो 24 के एहतजाज पे की, जिस पे एक तरफ पीटीआई की तरफ से 400, 500, 200, 25 और फिर 12 की लाशों की बात की गई। एक लाश भी बहुत है। ये इन सारी सियासत से, हुकूमतों से ज़्यादा है किसी की जान जो है। उसी में उन्होंने भी कहा कि जो कहा गया कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बयानात आए तो इस सिलसिले में बात की। लेकिन मैं तो आपको पूरी तारीख बता रहा हूँ कि पीटीआई की जो भी मूव आप देख लें तो सबसे पहले, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, पॉपुलर अपनी जगह पे, पीटीआई जितनी भी हो है नहीं है, जो भी है वो लोग फैसला करेंगे। इनको पीटीआई पी बनना पड़ेगा, जिससे मेरी मुराद है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पुरअमन। मैं कोई फ्रैक्शन नहीं चाहता कि कोई दूसरा फ्रैक्शन आए, लेकिन ये अपनी तर्ज सियासत को चेंज करें। क्या इसका मतलब है खान साहब से जुदा हो जाएं, एक माइनस इमरान खान की आप तजवीज दे रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो तालीमात इमरान खान साहब हैं, खान साहब अपनी तालीमात को चेंज करें। बहुत माजरत के साथ, झगड़ा साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं, लेकिन हमने देखा है कि जिसने भी पीटीआई में ज्यादा बदतमीजी की उसको उतना ज्यादा तरक्की दी गई। झगड़ा साहब अच्छे इंसान हैं, आपने देखा होगा कि इनका नाम झगड़ा है लेकिन ये झगड़ा नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो भी बात बन रही है, अगर पीटीआई बात करना चाह रही है तो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बातचीत होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का हल बातचीत में है और गवर्नमेंट को भी इसमें फिराक दिली से काम लें। लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीटीआई का यू टर्न लेने का, बात करके। राइट शाह साहब, मैं जाहिर है आगे जाते हुए हम ये बात अभी डिस्कस करेंगे कि क्या पहल अगर करनी है तो पीपल्स पार्टी कर सकती है वो हैसियत जमात। ये बड़ा एक जरूरी सवाल है और कई नजरें मरकूज हैं पीपल्स पार्टी पे भी। बिल्कुल हम कर सकते हैं। अच्छा, वेरी फेयर। झगड़ा साहब बिल्कुल हम हाजिर हैं, बताएं, फरमाएं। उन्होंने तजवीज भी दी है आपको कुछ तालीमात इंतशार की तर्क करनी पड़ेंगी जो खान साहब तालीमात देते रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वो कहते हैं हम हाजिर हैं, मतलब ये आपकी कमेटी से और मुज़ाकरात के हवाले से एंगेज करने के लिए आपसे। क्वाइट अ स्टेटमेंट आइड से। देखिए, इतनी ज्यादा बातें हो गई, मैं कोशिश कर रहा था कि नोट्स जो है वो सिर्फ बताऊं ताकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करें। अब देखिए, मैं अगर 2-3 चीजों पे कमेंट करूं, सबसे पहले तो शाह साहब ने कहा, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कोई एक इवेंट बता दें जहां पे पीटीआई का जो इवेंट हुआ हो वो पुरतशद्दुद ना हुआ। है तो सारे, लेकिन चूंकि टीवी पे एक माहौल है और जो इवेंट्स एक्चुअली होते हैं वो दिखाए नहीं जा सकते, तो ये मौका ही मिल जाता है। आज का ही ले लें, अभी मैं हयाताबाद में बैठा हूं और आज जो एक कुरान ख्वानी हुई उन लोगों के लिए जो कि ये 26 नवंबर के प्रोटेस्ट में शहीद हुए, उनके रिलेटिव्स मेरे साथ जो है वो बैठे थे उस इवेंट में, जहां पे हुकूमत कहती है कि ना कोई गोली चली है ना कोई जख्मी हुआ है। तो पहले तो वो इवेंट का एग्जाम्पल भी हो गया और वो आपको पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी बता देता है कि बयानिया मेन स्ट्रीम टीवी पे जो भी चले कोई बिलीव करने वाला नहीं है। और इसकी मैं आपको माजी में 3-4 मिसालें भी दे देता हूं। याद है 96 में जब मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ तो होते होते हर रोज टीवी पे बयान आता था कि नहीं जी हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा। उस मिनट तक जब फारूक लगारी ने बेनजीर की हुकूमत को डिसमिस नहीं किया। मुझे याद है 99 में 11 अक्टूबर तक ना ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ को चेंज कर रहा है और ना ये कहा जा रहा था कि कोई कू का या कोई मिलिट्री एक्शन का कोई भी प्लान है। 12 अक्टूबर को जब हुआ तो दुनिया बदल गई। पिछले दिन के जो हेडलाइंस थे अखबारों के, उस वक्त में तो पीटीवी होता था,
एकदम वो पीटीवी की सिमत अगर शमाल को होती थी वो जनूब को हो गई। सही इसी तरह 77 में, वो तो मुझे याद नहीं है, हाँ। लेकिन जब इसी तरह के इलेक्शन हुए थे जो इस साल हुए थे, वो 77 के इलेक्शन जो सबसे पहले जिसने कहा था कि ये इलेक्शन मुझे डूब मारेगा, वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद कहा था। सही, ठीक। और ठीक कहा था, क्योंकि उस इलेक्शन के बाद क्या हुआ, 2-3 महीने लाहौर, कराची, पिंडी में जो है, जो पीएनए के प्रोटेस्ट थे उन पे गोलियां चलाई गई। और उसके बाद जब झगड़ा साहब, आपने बड़ी मायनेखेज बात फरमाई। आप कह रहे हैं कि अभी भी जो होने वाला है उसका मीडिया पे कहीं तस्करा नहीं है। क्या होने वाला है? अभी आपने पास्ट कॉन्टेक्स्ट बताया, अभी का बताएं, आप फरमा दें, आपके व्यू में क्या होने वाला है? मैं आपको कह रहा हूं कि जो एक्चुअली अभी का तो कॉन्टेक्स्ट ही है कि 3 इश्यूज हैं। अब ये जितना भी समझाएं, अब बिलाल साहब ने 2018 की बात की, मैंने अभी बिलाल साहब की अपनी सीट देखी, जो वो हमारे एमएनए के मुताबिक 58,000 वोट से जीत चुके हैं। उनके पास अपने फॉर्म्स सारे हैं। बिलाल साहब ऑफिशियल रिजल्ट में 9,000 वोट से जीते। ऐसे करें, इस हल्के पे ही एक प्रोग्राम कर ले, दोनों को बुला लें, दोनों की एविडेंस देख लें। ठीक है, एक एग्जांपल है। मुतलका जो हारे हुए हैं आपके जो उम्मीदवार, उन्होंने कोई अर्जी दी है पार्लियामेंट में? एक मैं मिसाल देता हूं, डार साहब, सॉरी जी, रिपीट करें प्लीज। जी, मैं ये अर्ज करी हूं, जो हारे हुए आप कह रहे हैं कैंडिडेट हैं अगेंस्ट बिलाल कियानी साहब, उन्होंने कोई अर्जी दी है, कोई एप्लीकेशन दी है, रीकाउंट की, एनीथिंग, या ट्राइब्यूनल गए हो? दिए, हसन अदील साहब उनका नाम है। ठीक है, अच्छा, अब पहली चीज। दूसरी चीज ये, ऑलराइट, बेग योर पार्डन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। झगड़ा साहब, मैं वापस आती हूँ आप ही की तरफ। कमल, आप कर लीजिएगा आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाजरीन, तैमूर झगड़ा साहब मुकम्मल कर लें अपनी बात। झगड़ा साहब, आप प्लीज़ मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं ये रिचर्ड ग्रेनेल पे भी आना चाह रही हूँ। इनके हवाले से भी नाजरीन को भी दिखाना है, आप सबसे भी पूछना है कि उनको शायद गालिबन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एडवाइज़र मुंतखब कर दिया है, और पीटीआई वाले इतने खुश हैं जितने शायद वो खान साहब के पीएम बनने पर खुश थे ना, उतने ही खुश हैं। पॉइंट इज मोना, अगर मैं बात कंप्लीट करूं, जी, कि जो बार बार मेन स्ट्रीम टीवी पे बोला जा रहा है ना, वो ट्रैक्शन नहीं उठा रही, कहीं भी अवाम में नहीं उठा रही। जितने जोर से बोलें, जितने शोर से बोलें, हमें पता है। आपने अगर ये जो है वो ड्रामा करना है कि 9 मई पे खान को जो है वो कोई जो है वो उनके गुनाह माफ करने, देखें 2 बातें हैं। आयरॉनिकली हमारा मुतालबा ही ये है, पहला जो खान के 2 मुतालबे हैं उनमें एक ही है कि 9 मई पे कमीशन बना लें, वो तो खुद 9 मई को उठा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने ये टीवी पे करना है, मैं जी, ये ओपन इनविटेशन, जिस एंकर ने 9 मई पे प्रोग्राम करना है, और आपको पता है मैं रीजनेबल बात करता हूं लेकिन ऑनेस्ट बात करता हूं, बिल्कुल, मुझे बिठाएं, जिसको बिठाना है बिठाएं, पूरा प्रोग्राम कर ले, लेकिन हैव अ डिस्कशन ऑन इट, दैट इज सीरियस। फिर सेंसर नहीं करना। बिलाल साहब आ जाए, कल का कर ले, मैं जो है वो पूरा घंटा दे दूंगा, कि मुझे पता है 1 साल वो केस मेरे पे भी हुआ था, जिसमें सिर्फ मैं नहीं, हमारे सारे मुलजमीन जो है वो बरी हो गए। वो मैं टीवी पे कह सकता था, वो टीवी चैनल कोई नहीं कह सकता था। ये वही केस है जिसकी आज भी वो मिसालें देते हैं। अब ये जो डायलॉग की बात है ना, डायलॉग आपकी मर्जी है। तारीख हमें 77 की, 99 की, 70 की, 96 की सारी ये बताती है कि जब एक मुल्क में क्राइसिस हो जाए तो हुकूमत अपनी आंखें बंद कर सकती है। उस क्राइसिस को कभी हुकूमत नहीं जीतेगी। वेरी फेयर। झगड़ा साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, आपने चूंकि मीडिया के हवाले से और डायलॉग के हवाले से बात की 9 मई पे, मतलब बिल्कुल ओपन डिस्कशन, बिल्कुल आपसे कैंडिड बात हमने कई दफा की है। आप क्योंकि कह रहे हैं कि दोबारा करें, कोई अगर चीज मिस आउट हो गई है, मैं दोबारा अभी कर रही हूँ राइट अवे। कुछ चीजें फैक्चुअल हैं, बयानात हैं पीटीआई लीडरान के, जो कि उस वक्त कह रहे थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, इंस्टॉलेशंस पे जा रहे हैं, कोई कह रहा है जीएचक्यू जा रहे हैं, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर मुल्क में एक ही टाइम पे वो अटैक्स हुए थे सारे इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द कंट्री, ये भी चीज है।
प्रॉब्लम कहाँ अटकी है, वो कहते हैं मास्टरमाइंड खान साहब ने किया है। और ये बात बहरहाल मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, मुत्तफिक होकर कहती हूँ आपसे बढ़ करके प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई है कि वो मास्टरमाइंड इमरान खान साहब ने किया है। आपके पास कोई काउंटर पॉइंट है जो कि आपको लगता है आपने पहले ना किया हो इस पूरे 1.5 साल में, तो प्लीज गो अहेड, आप फरमाइए। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी आपने इन अ वे एक्सप्लेन जो है वो किया, ठीक है, उसका तो अभी तक कोई एक सबूत नहीं आया। जी यही मैं अर्ज कर रही हूँ। अगर उसका आई एग्री एंड आई सेकंड यू, इन्होंने अभी तक एस्टैब्लिश बिल्कुल नहीं कर पाए दैट हु मास्टरमाइंडेड। तो ये एक दिन में नहीं आ सकता ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाकी इफ यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम, क्राइम क्या है वहां पे? आर्सन है। बाकी ना पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करना इलीगल है, ना किसी सिविल दफ्तर के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट करना इलीगल है। जी फिजिकल अटैक करना इलीगल है ना, एनी इंस्टॉलेशन एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऑल द मोर, और चाहे पार्लियामेंट हो वो भी उतना ही ज्यादा, गिवन द सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट फिजिकल अटैक हुआ है। हाँ, इसमें बहुत सी चीजें जो कि नहीं कही जाती, जैसे 9 मई से पहले क्या हुआ। कल अमीर हैदर खान होती एएनपी के जो सदर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, जी उनका एक बयान आया किसी और में नेशनल हेडलाइंस कर देता, कहते हैं जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि इमरान खान को हटाओ, वरना इमरान खान के पास 10 साल का प्लान है हुकूमत करने का। ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है कि कई लोग रिकॉर्ड पे हैं फॉर हैविंग सेड दिस। बिलाल साहब कह रहे हैं, हाँ, अगर वो सच कह रहे हैं तो ये नेशनल हेडलाइंस होनी चाहिए। फिर अगर जनरल बाजवा ने ये कहा है तो आर्मी एक्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैंने डिटेल से नहीं कहा, लेकिन आई एम विद यू ऑन दिस। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि अगर ये बात कह रहे हैं लोग तो फिर जाहिर है वो उनके ऊपर एक बहुत सीरियस एलिगेशन है बिलाल साहब। और आप में भी तो है ना झगड़ा साहब, क्योंकि आप शुरू में कहते थे वो अमरीकी साजिश है, फिर उसके ऊपर फिर अगर बाजवा साहब ने कहा था तो अमरीकी साजिश तो ना हुई। जो खान साहब खुद कह चुके थे कि मैंने गलत कहा था अमरीकी साजिश है, वो तो बाजवा साहब की तमाम तर वो कारस्तानी थी। कह रहा हूँ ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ मोना, इसमें फिर घंटा 2 लगेगा और हमें ये डिबेट करनी चाहिए, उसमें फिर हर करनी चाहिए। आई एग्री, मैं आपके साथ बिल्कुल ओपननेस के साथ मैं आपसे अभी अर्ज कर रही हूँ, आप जो कहेंगे आपकी सारी बात ऑन रिकॉर्ड है, लाइव है प्रोग्राम। बिलाल साहब ये भी देख लें, एक और पॉइंट भी देख लें। जी 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 झगड़ा साहब कुछ कह रहे थे आप? जी बिलाल साहब से सुन लेते हैं। जी मैं यही कह रहा था कि फिर आप ये भी देख कि जो सॉरी डिले है इसलिए आपको मेरी बात शायद देर से जा रही है, आप अपनी बात करने लगते हैं। जी झगड़ा साहब आप कह लें प्लीज, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके जी बिलाल साहब। अच्छा मोना साहब, सबसे पहले तो चूंकि झगड़ा साहब ने मेरे मुतालिक बात की तो मैं तो जी पहले उसके बारे में बात करूँगा। देखिए मेरे जो इलेक्शन की हकीकत है ना जी, वो आप मैंने जिस तरह कहा आप ट्राइब्यूनल में जाएं और वहाँ पे अगर आप गए हुए हैं तो जब वो प्रोसीजर आएगा तो वहाँ पे हम आपकी तरह नहीं है कि RTS डाउन के बाद रेत के अंदर सर रख लें और उसके बाद आज फिर से भड़के मारें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले। तो देखिए वो बात सामने आ जाएगी और मैं आपको हकीकत भी सामने आ जाएगी। उन्होंने ख़ुद बताया कि 9000 की बर्तरी से मैं इलेक्शन जीता हूँ वहाँ पर। बाकी चलें, जो उनका दावा है, उन्होंने कहा जी हमारे कैंडिडेट के मुताबिक, आपके कैंडिडेट के आपकी क़यादत के मुताबिक 100 बातें होती हैं। आप किसी दिन 300 लोगों की बात करते हैं, अगले दिन 12 पे आ जाते हैं। आपकी अपनी क़यादत का जितने मुंह उतनी बातें। खान साहब के 100 झूठ हैं, ये सारी जमात झूठों पे बनी हुई है। दूसरी बात ये अभी 24 नवंबर की बात कर लें, मैं उन 3-4 दिन जेल में मौजूद था। एक बंदे की मतलब कि निकलने की खबर नहीं थी। मैं पूछता रहा, मैं देखता रहा। अच्छा, वहाँ पे अमन शांति थी। वही जत्थे आए जो खैबर पख्तूनख्वा से है, पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला जिस इनकलाब पे, इसीलिए वही टेयर गैस, वही लोग, वही जिस तरह रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके ये पेशावर से आ जाते हैं हर दफा, वो उसी तरीके से। रोका भी तो था ना बिलाल साहब। देखिए नहीं तो रोके नहीं ना लोगों को। देखिए क्या हर दफा आके हमला करने दें, हर दफा आके आग लगाने दें, हर दफा आके रेंजर्स के जवानों को शहीद करने दें, हर दफा यहाँ पे तोड़ फोड़ और इसी तरह के जानी और माली नुकसान के लिए ये मुल्क पड़ा हुआ है कि बार बार इनका जब दिल करे ये आके सियासत के लिबादे के अंदर ये वायलेंस करें। दूसरी बात, RTS की हकीकत यह है कि इन्होंने 2018 में अपने टिकट नहीं बांटे थे। इलेक्शन तो दूर की बात है। जिन साहब की फील्ड कोर्ट मार्शल की इनको अभी टांगे इनकी कांप रही हैं, वो इस वजह से कांप रही हैं क्योंकि जिन बैसाखियों के ऊपर ये ऑपोजिशन करते रहे, जिन 2018 से पहले और जिन बैसाखियों के ऊपर इनकी हुकूमत चलाई गई, मुंह में नवाला डाला गया, वो चबाना नहीं आता था तो चबाने में इनके लिए जबड़ा हिलाया गया। ये इनको आज इसलिए इनको फिक्र है। तीसरी बात यह है कि तैमूर झगड़ा साहब ने बात की
मुझे अफसोस होता है जब झगड़ा साहब जैसे लोग, ठीक है अदरवाइज़ हम बड़े एक अच्छे माहौल में हमेशा गुफ्तगू होती है, मगर उन्होंने बात की कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो सच तो ये भी है कि तैमूर झगड़ा साहब ने बतौर खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस मिनिस्टर IMF को चिट्ठियाँ लिखी थी कि पाकिस्तान का कहीं IMF का प्रोग्राम ना हो जाए 2022 में। शौकत तरीन साहब ने और झगड़ा साहब ने दोनों ये साजिश की, उसकी ऑडियो लीक्स पे सबके सामने हैं। उन्होंने उस टाइम पे ये जानते हुए, मुराद सईद करता ना मैं समझता कि वो बेसमझ 200 अरब और पत्नी अहमकाना बातें करता है, ही नोज बेटर एंड ही स्टिल डिड इट। इन्होंने साजिश की मुल्क के खिलाफ, इसकी इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। और सिर्फ तब नहीं, 2024 में देखिए, और 2024 के अंदर फिर से इमरान खान साहब ने IMF को चिट्ठी लिखी। आज ये सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, कभी साइफर उठा लेते हैं कि अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाए। इनके लिए मुल्क की कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला कोई रेड लाइन नहीं है। ये किसी हद तक जाने के लिए तैयार है अपनी कुर्सी के हवस में और खान साहब को जेल से निकालने के लिए। आगे एक और बात सुन लीजिए, ये बात करते हैं आज के इलेक्शन की। आप मौलाना साहब को इस बात पे कायल कर लें कि अली अमीन गंडापुर की सीट सही है। आप जिनके पास जाते रहे 26वीं तरमीम के लिए बार बार, आप मौलाना साहब को पहले इस बात पे कायल कर लें कि अली अमीन गंडापुर फेयर इलेक्शन से जीता हुआ। करेक्ट, ठीक है। इनके असेंबली में लोग हैं तो सही ना, मौलाना साहब ने मेरी गुजारिश है ना, इनके जो खैबर पख्तूनख्वा के CM लगाए हुए उनकी अपनी सीट मशकूक है। और तीसरी बात यह है कि इनकी अपनी लोग, आप ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताएंगे कि वो अपने कॉलीग्स के बारे में कहेंगे कि ये तो ऐसे बना और ये तो वैसे बना। अच्छा बिलाल साहब, नहीं मौलाना साहब मुझे इजाजत दीजिए। देखिए एक और बात, आज आप कर ले बात जी। आज इनकी जमात के जनरल सेक्रेटरी है ना जी, जो खान साहब ने रिसेंटली लगाए हैं, सलमान साहब जी, सलमान अकरम राजा। 2022 में हमारी जमात के वकील थे इमरान खान के खिलाफ चोरी के इलेक्शन केस में, डस्का के केस में। मैंने उनके साथ बैठ के वो पिटीशन बनाई हुई है। सलमान राजा साहब इनकी जमात के जनरल सेक्रेटरी ये जानते हैं कि इमरान खान ने डस्का का इलेक्शन चोरी किया था, डब्बे और वहां पे इलेक्शन का अमला गायब किया था। और आज इनकी जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं। कासिम सूरी को उन्होंने स्टे ऑर्डर पे बैठाया हुआ था। असद कैसर ने इलीगली आइन वायलेट करके उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी। और आज रिसेंटली, अगर इनकी बात में इतनी हकीकत है तो रिसेंटली हम फिर से शेखुपुरा में भी बाई इलेक्शन जीते, आपने देखा पिछले हफ्ते। राइट, ठीक है, ये बात सही है। अभी शेखुपुरा का भी बाई इलेक्शन, लेकिन जो भी खुर्रम साहब कह रहे थे सगीर के मियां साहब से मिलने का मौका नहीं मिलता, वोट को इज्जत दो से बहुत दूर चले गए, दैट इज ऑल्सो वेरी वैलिड क्वेश्चन टू यू बिलाल साहब। आफ्टर अ ब्रेक इस पे आते हैं। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, सिर्फ एक जुमले की इजाजत दे दें बिलाल साहब से। बिलाल साहब आपसे मिल लेते हैं, मियां साहब खुर्रम साहब की तरह वो टाइम ना देना, ऐसा मसला तो नहीं है आपका? देखिए जी, कुछ मीटिंग्स पे जब कोई ऐसी मौजूद थे तो जब उन्होंने हिदायत दी मीटिंग पे आने की तो मैं बिल्कुल गया हूँ जी। मगर देखिए जी, खुर्रम साहब तो मेरे सीनियर कॉलीग हैं, मैं इसलिए ज़्यादा उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। यकीनन देखिए तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मगर मेरी तो उनसे छोटे भाई की तजवीज़ यही होगी कि जो भी इस तरह के आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये पार्टी के अंदर वी आर अ फैमिली, तो ये बेहतर रहते हैं। एंड आई थिंक ही नोज़ दैट। तो बहरहाल जी, वो हमारे कैबिनेट मेंबर भी रहे इन द पास्ट, मेरे लिए तो एक सीनियर मेंबर हैं ऑफ द पार्टी। तो आई थिंक इस तरह की चीजें गिले शिकवे तब होंगे जब आप मुलाकात करेंगे। आई होप आपकी तरफ से भी वो जो है वो चीज़ आइस मेल्ट हो। लेकिन शाह साहब, आपकी तरफ अर्ज है, ये सैफ साहब, बैरिस्टर सैफ साहब का भी एक वो बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की है। ऐसा मालूम होता है उनकी ट्वीट से, क्योंकि बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बिलावल जरदारी जो कि अभी KP के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, बाप बेटे दोनों वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं, शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातों का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इस ट्वीट में। और वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगर बेटे को वज़ीर आज़म बनाना है तो असली मैंडेट पर उनको बनाएं। शरीफ और जरदारी दोनों खानदान, और ये सारा ना, उन्होंने कहा कि चोरी शुदा मैंडेट की कुर्सी के आप लोग मजे ले रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने की है। ऐसा लगता है शायद PTI के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिलावल साहब एज कम्पेयर टू मे बी शहबाज साहब। मोना आलम साहिबा, सैफ जैसे बोने जो है ना, इस तरह के बयानात देकर अपने कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कादे दस्तगीर, कादे जम्मू फ़कीर, कहाँ ये सैफ और कहाँ वो चेयरमैन बिलावल और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पर बात कर रहे हैं। तो इस पर ये तो ऐसी बात है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं ये आपको अर्ज़ करूं कि अभी झगड़ा साहब मेरे मोहतरम हैं, उन्होंने 2-3 मिसालें दी, जिसमें शहीद मुर्तज़ा भुट्टो साहब की उन्होंने मिसाल दी। तो बिल्कुल जब उनको शहीद किया गया, उनका जब मर्डर हुआ, वो एक साजिश थी। वो वही साजिश थी जिसके तहत फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटाया गया था।
और इसी तरह वो जो इलेक्शंस हुए थे 77 के, और जिसके बाद एक PNA की तहरीक चली थी, वो भी एक साजिश का हिस्सा थी जिसके तहत फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और ताज़ी मिसाल अगर झगड़ा साहब को याद हो तो कोई एक धरना दिया गया था, वो बहुत लंबा अरसा चला था, उस पर भी किसी का हाथ था। और जब वो हाथ हट जाता है तो फिर ये जो इस्लामाबाद में अभी D चौक पे हुआ कि कुछ मिनटों में ही वो सारी चीज़ें समेट दी गई। और ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि बड़ी गोली चली, ये हुई, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये बात का जवाब झगड़ा साहब से आप ज़रूर पूछिएगा मेरे मोहतरम हैं कि क्या वजह हुई कि ये सारी चीज़ें, ये भगदड़, ये अगर गोली चली, कोई अमवात हुई या जो कुछ भी हुई, जो बड़ी अफसोसनाक है जो भी अमवात हुई हैं वहाँ पे, ये गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जाने के बाद क्यों सब कुछ हुआ? ये उनको क्या पता था कि अब गोली चलने वाली है? क्या वजह थी कि जब वो जा रहे थे और उनके लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे उनकी गाड़ियों पे, तो ये क्या, किसकी वजह से फिर ये सब कुछ हुआ? तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो जवाब तलब है। और एक, तो शाह साहब आप तो माशाल्लाह बुलंद, वो क्या लीडर आप माशाल्लाह हैं, वो लीडर आप फरमाइएगा क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि क्या कोई मिला हुआ था, मिली भगत थी बुशरा साहिबा को और गंडापुर साहब को? वो जो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कई लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको कोई कहता था आप यहाँ से चले जाएं फिर हम इन पे तब गोलियां बरसाएंगे या जो भी करेंगे। आप ऐसा कोई क्लेम कर रहे हैं? Who was involved and who was the hidden hand behind them, sir? जी मैं जी देखें, उसके बाद मुतज़ाद बातें हुई ना कि ये बाद में जो कुछ हुआ, उनके जाने के बाद जो भगदड़ मची, जो उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, उनकी गाड़ियों पर हमला किया जा रहा था, वो जो लोग उनके साथ वहां पे आए थे, जाहिर है वो चेयरमैन इमरान खान साहब से प्यार करते थे और वो उनकी मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे थे। तो उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे उसका इल्म नहीं है, जब तक कोई तहकीक नहीं होती, कोई जुडिशल इंक्वायरी भी हम चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि जिस खूबसूरती से, जो तरीका कार PTI का शुरू से रहा है सफेद झूठ बोलने का, उस पे तो आदमी कोई कमेंट नहीं। मैं झगड़ा साहब से क्विकली पूछ लूं, झगड़ा साहब, जो ओपन एंड शंट केस है, आपकी जुडिशल कमीशन की डिमांड की तायीद कर दी है नासिर शाह साहब ने। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाएं और ये भी पूछें कि बुशरा साहिब और गंडापुर साहब ऑपरेशन से पहले कैसे निकल गए, उनको किसने बताया कि यहाँ पर ऑपरेशन होने वाला है, आप चले जाएं। और ये भी जो माफी का मुतालबा किया है बिलाल साहब ने आपसे फॉर राइटिंग अ लेटर टू IMF। जी बिल्कुल बना दे। मैं सिर्फ ये 2-3 बातें बड़ी जल्दी करूंगा। नंबर 1, जैसे मैंने कहा, ये 9 मई पे भी बना दे और ये 26 नवंबर पे भी बना दे। और जरूरी है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे जुडिशल कमीशन बनाए और बने जिनका रिजल्ट भी निकले। दूसरी बात, बिलाल कियानी साहब का जवाब भी, वो भी बड़ा क्लियर है और उसी से साबित हो गया है। थोड़े से शायद वो इमोशनल हो गए थे। कल वो मेरा खत निकाल दें, मैं भी आ जाऊंगा, बिलाल कियानी साहब भी आ जाएंगा, देख ले कि वो किसको लिखा गया था। मेरे ख्याल में MIFTAH मिफ्ता, ISMAIL इस्माइल IMF के लिए काम नहीं करते थे। शायद मैं गलत था, लेकिन वो बात भी क्लियर हो जाएगी। और आखिरी बात, ये इलेक्शन अच्छा, he wrote a letter to Mifta Ismail, then finance minister. He said on the audio he has copied whatever the name of the woman at IMF was. He knows this. He can say whatever he wants. झगड़ा साहब, लास्ट चीज ये जरूरी है। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं ना, अभी मैं अपनी बात नहीं करता, अभी मैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार साहब की बात कर लेता हूं। एंड आई कोट हिम, मैं उनको कोट करता हूं कि पहले हमें 2018 का मैंडेट दे दें, चले उनके ख्याल में, फिर हम आपको 2024 का मैंडेट दे देंगे। स्टेटमेंट है उनकी, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। यानी मैं तो शायद माना नहीं माना 2018 में क्या हुआ है। मैं इजाजत दीजिएगा। टू ऑल द जेंटलमैन नाजरीन, अ वेरी ग्रेट थैंक्स कि उन्होंने इतना एक फ्रूटफुल डिस्कशन हमारे साथ किया। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।